नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, 25 साल पहले नेपाल के शाही महल में हुई एक ऐसी रात जिसने पूरे देश को सदमे में डाल दिया। कुछ ही मिनटों में गोलियों की आवाज गूंजी और नेपाल के राजा रानी समेत पूरा शाही परिवार खत्म हो गया। सरकारी रिपोर्ट ने कहा युवराज दीपेंद्र ने ही अपने परिवार को गोली मारी और फिर खुद को भी। लेकिन नेपाल के लाखों लोग आज तक इस कहानी पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि सवाल बहुत है। क्या दीपेंद्र सच में अकेला था? क्या उस रात महल में कुछ छुपाया गया? क्या सत्ता बदलने के लिए कोई बड़ी साजिश हुई थी? और अब 25 साल बाद नेपाल सरकार ने अचानक इस केस की फाइल फिर से खोलने को कहा है। तो क्या अब सामने आएगा नेपाल के सबसे बड़े मिस्ट्री केस का सच? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस केस का कनेक्शन आज नेपाल में फिर उठ रही हिंदू राजतंत्र की मांग से जुड़ा हुआ है? आज इस वीडियो में हम नेपाल के रॉयल पैलेस मास केयर को हर एंगल से समझेंगे। फैक्ट, कंट्रोवर्सी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी और पॉलिटिक्स, सब कुछ। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिल सके। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जो भी आपके दिमाग में विचार आ रहे हैं वो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने मित्रों के साथ साझा भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। और आज का टॉपिक है गृह मंत्री बनते ही बड़ा धमाका, 25 साल बाद खुलेगा राज परिवार हत्याकांड। क्या इंडिया और चाइना का इससे कोई कनेक्शन भी था? इस पर भी हमारी चर्चा होगी। दो समाचार पत्रों ने इसे लिया है, रिपब्लिका और इंडियन एक्सप्रेस। रिपब्लिका लिखता है गवर्नमेंट टू रीओपन रॉयल मास केयर फाइल, सुडान गुरुंग रीअपॉइंटेड होम मिनिस्टर, पुन गेट्स मिनिस्ट्री ऑफ इनोवेशंस। इंडियन एक्सप्रेस लिखता है सुडान गुरंग बैक एज अ होम मिनिस्टर टू रीओपन फाइल ऑन नेपाल रॉयल murders soon after taking charge as a home minister on Tuesday. Gurung said that file would be reopened but did not elaborate on whether there would be a fresh investigation into the incident that took place on the night of January 1st 2001. तो हम इसी के ऊपर चर्चा करें और धीरे धीरे इस कहानी को लेकर हम आगे बढ़ें साथियों। लेकिन तारीख जो थी वो थी 1 जून 2001 और रात का समय था। नेपाल की राजधानी काठमांडू में मौजूद नारायण हिटी राजमहल। हर शुक्रवार की तरह उस रात भी रॉयल फैमिली डिनर चल रहा था। महल के अंदर नेपाल के राजा वीरेंद्र, रानी ऐश्वर्या, युवराज दीपेंद्र, राजकुमार निरंजन और शाही परिवार के कई बड़े सदस्य जो है वो मौजूद थे। सब कुछ सामान्य सा लग रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनट में नेपाल का इतिहास हमेशा के लिए जो है वो बदल जाएगा। रात अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी, महल के अंदर भगदड़ मच गया। कुछ ही मिनटों में नेपाल का पूरा रॉयल ऑर्डर जो है वो बिखर चुका था। नेपाल के लोकप्रिय राजा वीरेंद्र, रानी ऐश्वर्या समेत शाही परिवार के कई सदस्य मारे गए और एक ही रात में नेपाल का लगभग पूरा रॉयल कोर जो है वो खत्म हो गया। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी भी बाकी था। सरकारी जांच में जिस नाम को मुख्य आरोपी बताया गया वो कोई बाहरी दुश्मन नहीं था, बल्कि नेपाल का अपना क्राउन प्रिंस युवराज दीपेंद्र, यानी वो शख्स जो आगे चलकर नेपाल का अगला राजा बनने वाला था। सरकारी कहानी क्या कहती है इसको भी लेकर हम चले। साथियों, घटना के बाद पूरे नेपाल में सिर्फ एक सवाल था कि आखिर महल के अंदर हुआ क्या था। इसके बाद नेपाल सरकार ने एक जांच समिति बनाई जिसकी अगुवाई तत्कालीन संसद अध्यक्ष तारानाथ राणा भट्ट ने की। सरकारी जांच ने जो कहानी सामने रखी वो बेहद शॉकिंग थी। रिपोर्ट के मुताबिक युवराज दीपेंद्र उस रात शराब और कथित नशे के हालात में थे। बताया यह गया कि वो अपने परिवार से नाराज चल रहे थे और सबसे बड़ा कारण ये बता जा रहा था और वो था वो उनकी शादी। कहा गया कि दीपेंद्र जिस लड़की से शादी करना चाहते थे, रॉयल फैमिली उस रिश्ते के खिलाफ थी और इसी पारिवारिक तनाव ने उस रात भयानक रूप ले लिया। सरकारी वर्जन के अनुसार गुस्से में दीपेंद्र ने रॉयल डिनर के दौरान अपने ही परिवार के ऊपर फायरिंग कर दी। राजा वीरेंद्र, रानी ऐश्वर्या और कई शाही सदस्यों को गोली मारने के बाद उन्होंने खुद को गोली मार ली। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म हुई है साथियों, कहानी थोड़ा सा और आगे बढ़ती है। दीपेंद्र तुरंत नहीं मरते, वे करीब 3 दिन तक कोमा में रहे और सबसे बड़ा आयरनी देखिए कि उसी दौरान टेक्निकली उन्हें नेपाल का राजा भी घोषित कर दिया गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद उनकी भी जो है वो मौत हो गई। यानी सरकारी कहानी साफ कहती है कि किलर भी वही था और विक्टिम भी वही। लेकिन नेपाल के लाखों लोगों ने इस कहानी को कभी पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया, क्योंकि यहीं से शुरू हुआ नेपाल का सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी चैप्टर। नेपाल के लोग सरकारी कहानी पर विश्वास नहीं कर रहे थे। अगर सरकार ने केस क्लोज कर दिया था तो फिर नेपाल में आज तक इतने सवाल क्यों उठ रहे थे? और यहीं से कहानी में
और भी ज्यादा मिस्टीरियस रूप जो है इस कहानी ने लिया। नेपाल के लाखों लोग आज भी ऑफिशियल रिपोर्ट पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करते। इसके पीछे कुछ बड़े कारण जो है बताए जा रहे हैं। सबसे पहला कि अगर हम इस महल की बात करें जहां शाही परिवार था, ये एक हाई सिक्योरिटी पैलेस था। तो ये हाई सिक्योरिटी पैलेस थ्योरी क्या है? साथियों, नारायण हिट्टी राजमहल कोई आम जगह नहीं था। यह नेपाल का सबसे हाई सिक्योरिटी जोन माना जाता था। 24/7 सुरक्षा गार्ड्स, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। और ऐसे में कई लोग सवाल पूछते हैं कि अगर पैलेस इतना सिक्योर था तो इतनी बड़ी घटना आखिर कैसे हो गई? हालांकि ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन का कहना था कि हमला पैलेस के अंदर मौजूद व्यक्ति के द्वारा किया गया, इसलिए सिक्योरिटी ब्रीच का सवाल अलग तरफ से नहीं देखा गया। लेकिन पब्लिक डाउट कभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। इन्वेस्टिगेशन को बहुत जल्द जो है वो खत्म कर दिया गया। और यहीं से सबसे दूसरा सवाल ये उठा, वो था इन्वेस्टिगेशन के ऊपर। क्रिटिक्स का आरोप था कि जांच बहुत लिमिटेड और जल्दबाजी में की गई। नेपाल की जांच समिति ने कम समय में ही यह रिपोर्ट दे दी कि दीपेंद्र ही जो है वो हत्यारा है। नेपाल की जांच समिति ने जब रिपोर्ट दी कि दीपेंद्र ही हत्यारे हैं, तो कई लोगों का कहना था कि फॉरेंसिक डिटेल, विटनेस और कई सवाल पब्लिक डोमेन में पूरी क्लियरिटी के सामने क्यों नहीं रखे गए? और यहीं से सबसे बड़ा संदेह जो है वो सबके दिमाग में बढ़ने लगा। जब साथियों, अब हम आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल एंगल पर। घटना के समय प्रिंस गायेंद्र जो हैं वो वहां मौजूद नहीं थे। बताया ये जाता है कि उस समय वो पोखरा में थे। लेकिन रॉयल मास्केयर के बाद आखिरकार वो नेपाल के नए राजा जो है वो बनाए गए, और बस वहीं से कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ने जन्म ले लिया, गायेंद्र कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि क्या यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस था? लेकिन यहां एक बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस थ्योरी का कोई सॉलिड प्रूफ आज तक पब्लिकली सामने नहीं आया। यानी एक संदेह और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का हिस्सा जरूर रहा, लेकिन ऑफिशियली कभी भी ये बात साबित नहीं हुआ। फिर भी नेपाल की पब्लिक इमेजिनेशन में यह सवाल आज भी जिंदा है। साथियों, अब जो सवाल ये उठ रहा है कि 25 साल के बाद अचानक इस मामले की फाइल खोलने की जरूरत क्यों पड़ी? उस रात नेपाल में क्या हुआ था नारायणहट्टी प्लेस में, यह बात आज चर्चा में क्यों आई? क्यों आज 25 साल बाद इस बात को जो है वो चर्चा में लाया गया? साथियों, 25 साल बाद अचानक इस मामले की फाइल फिर से खोलने की जो जरूरत पड़ी है, ये सवाल सभी के दिमाग में कौंध रही है। और यहीं से पूरे मामले का सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल उठता है कि नेपाल के गृह मंत्री शुधन गुरंग ने कहा है कि सरकार शाही महल हत्याकांड की फाइलें दोबारा खोलेगी। लेकिन मामला यही थोड़ा सा उलझ जाता है, क्योंकि अभी तक सरकार ने साफ साफ ये नहीं बताया है कि आखिर होने वाला क्या है। क्या मामले की नई जांच होगी? क्या पुराने सबूतों को फिर से देखा जाएगा? क्या उस समय की रिपोर्ट और दस्तावेज दोबारा खंगाले जाएंगे, या फिर ये कागजी स्तर पर फाइल देखने भर की एकमात्र जो है वो प्रक्रिया होगी? यानी ऐलान तो बहुत बड़ा कर दिया गया है, लेकिन अभी तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं हुई है। और शायद इसी वजह से नेपाल में फिर से वही पुराना सवाल उठने लगा है कि क्या इस बार सच सामने आएगा या रहस्य पहले जैसा ही बना रहेगा। साथियों, अब सबसे बड़ा सवाल एक और है कि 25 साल पुराना मामला अचानक जो अभी खोलने के बारे में बात की जा रही है, क्या इसके पीछे सच जानने की कोशिश हो रही है कि केवल राजनीतिक खेल जो है वो समझने का प्रयास किया जा रहा है? साथियों, नेपाल में आज भी बहुत लोग मानते हैं कि उन्हें इस घटना की पूरी सच्चाई कभी नहीं बताई गई। कई लोगों के मन में आज भी सवाल है कि उस रात आखिर हुआ क्या था, उस रात का आखिर सच क्या था? क्या जांच पूरी तरह से निष्पक्ष थी? क्या कुछ बातें जनता से छुपाई गई? ऐसे में 25 साल के बाद फाइल को दोबारा खोलना लोगों की भावना और पुराने सवालों के जवाब देने की कोशिश भी हो सकती है। यानी सरकार शायद यह संदेश देना चाहती है कि जो सवाल इतने सालों से बाकी हैं, अब उन पर फिर से बात होगी। साथियों, एक प्रश्न और भी जो है वो सबके दिमाग में आ रहा है कि क्या राजतंत्र की वापसी जो है वो फिर से होने वाली है? क्या फिर से नेपाल जो है वो लोकतंत्र से राजतंत्र की तरफ जो है जाने वाला है? नेपाल अब आधिकारिक रूप से, साथियों, आप सभी जानते हैं कि एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। लेकिन पिछले कुछ सालों से एक बहस जो है वो नेपाल में बहुत तेज हो गई है। क्या नेपाल फिर से हिंदू राजतंत्र की तरफ लौटना चाहिए? कई जगहों पर पूर्व राजा ज्ञानेंद्र के समर्थन में रैलियां भी देखने को मिली। कुछ लोग मानते हैं कि राजतंत्र खत्म होने से नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ गई है। ऐसे में अगर शाही महल हत्याकांड की जांच फिर से खुलती है तो राजतंत्र बनाम गणराज्य की बहस राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ सकती है और पुराने सवाल दोबारा जोर पकड़ सकते हैं। तथा कुछ राजनीतिक जानकार इसे एक तरह का राजनीतिक संदेश भी जो है वो मान रहे हैं, क्योंकि कई बार सरकारों से जब सवाल पूछे जाते हैं
तो सरकारें पुराने और संवेदनशील मामलों की फाइल खोलकर जनता को यह दिखाने की कोशिश करती है कि हम पुराने सवाल से भाग नहीं रहे, हम जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, हम भी जवाब तलाशना चाहते हैं। यानी इससे सरकार अपनी छवि मजबूत करने या लोगों का भरोसा जीतने का जो है वह कोशिश भी कर सकती है। हालांकि ये सिर्फ संभावित राजनीतिक वजह है, असली मकसद क्या है ये आने वाले समय में ही साफ होगा। साथियों, चूंकि नेपाल के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है। नेपाल के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि नेपाल के उत्तर में चाइना और दक्षिण पश्चिम और पूर्व में भारत है। तो अगर नेपाल में 25 साल पुराना मामला फिर से चर्चा में आया तो दिमाग में प्रश्न होगा कि क्या भारत पर भी इसका असर पड़ सकता है। साथियों, आप जानते हैं कि नेपाल के राजनीति में किसी भी प्रकार का उठापटक हो, चाहे अस्थिरता हो, तो उसका प्रभाव भारत पर ही पड़ता है। आज सुबह के वीडियो में हमने इस बात पर चर्चा भी किया था 1950 के उस ट्रीटी के बारे में, जिस ट्रीटी के बाद नेपाल और भारत की नजदीकियां बढ़ी और ये नजदीकियां कहीं ना कहीं नेपाल और भारत के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग का भी कारण बने। अगर 25 साल बाद यानी कि 1 जून 2001 को जो शाही महल हत्याकांड हुआ था, जो मास्केर हुआ था, जो नरसंहार हुआ था, अगर उसके फाइलें नेपाल 25 साल बाद खोल रहा है तो भारत और नेपाल का रिश्ता कैसा होगा इसे भी समझना जरूरी होगा। साथियों, भारत और नेपाल का रिश्ता सिर्फ एक पड़ोसी देश वाला नहीं है, दोनों देशों के बीच रोटी बेटी का रिश्ता है, खुली सीमा है, धार्मिक जुड़ाव है और गहरे ऐतिहासिक संबंध रहे। इसलिए नेपाल की अंदरूनी राजनीति का कई बार भारत पर भी परोक्ष रूप से असर पड़ता है। अब अगर शाही महल हत्याकांड की चर्चा फिर से तेज हुई तो उसके साथ साथ राजतंत्र की वापसी की बहस भी मजबूत होती है। तो इसका असर नेपाल की राजनीति और विदेश नीति दोनों पर दिख सकता है। नेपाल में अक्सर एक सवाल यह उठता है कि भारत और चीन के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। अगर राजनीतिक माहौल बदलता है तो नेपाल की विदेश नीति, राष्ट्रवाद की राजनीति और भारत को लेकर सोच में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। और एक बात हमेशा ध्यान रखने वाली है कि नेपाल की राजनीति में भारत का मुद्दा अक्सर किसी ना किसी रूप से जो है वो मौजूद होता है। चाहे नेपाल और भारत के बीच में हम सीमा विवाद की बात करें, कभी संधियों को लेकर बात करें, तो कभी राजनीतिक प्रभाव को लेकर बहस होती रहती है। हालांकि अब यह कहना बहुत जल्दी होगा कि इस फाइल के दोबारा खुलने से भारत नेपाल के रिश्ते पर सीधा कोई बड़ा असर पड़ेगा, लेकिन इतना तो तय है कि नेपाल की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव होता है तो भारत उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। साथियों, सबसे बड़ा सवाल है, लेकिन अब जो सवाल है उस सवाल के ऊपर हम आते हैं जिसका जवाब पूरा नेपाल पिछले 25 साल से तलाश रहा है। क्या इस बार सचमुच सारी सच्चाई जो है सामने आ पाएगी या फिर से मामला एक बार फिर बहस, आरोप, राजनीति तक जो है वो सीमित रह जाएगा? क्योंकि 25 साल बहुत लंबा समय होता है। कई गवाह अब पहले जैसे स्थिति में नहीं होंगे, कई पुराने सबूत जो है वह पुराने पड़ चुके होंगे या समाप्त हो चुके होंगे। और सबसे बड़ी बात, इस मामले को लेकर लोगों की राय पहले से भी बटी हुई है। कुछ लोग सरकारी कहानी को सही मानते हैं तो कुछ लोग आज भी मानते हैं कि पूरी सच्चाई सामने नहीं आई। और ऐसे में अगर दोबारा जांच होगी तो सच तक पहुंचना आसान नहीं होगा। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, नेपाल का सबसे बड़ा मिस्ट्री केस एक बार फिर देश की सबसे बड़ी बहस का मुद्दा बन चुका है और सबकी नजर इस बात पर है कि क्या इस बार सच सामने आएगा या रहस्य पहले जैसा बना रहेगा। साथियों, चूंकि हम जब नेपाल के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि नेपाल के भूगोल को आप नहीं बदल सकते। नेपाल के भूगोल को नहीं बदलने का मतलब यह है कि नेपाल, जब हम लैंडलॉक कंट्री के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं चीन और भारत। साथियों, नेपाल के शाही हत्याकांड में जब हुई थी तो चीन और भारत दोनों का भी नाम आया था कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि चीन ने ऐसा कुछ कराया है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत ने इसमें कुछ किया है। और पूरे मामले में अगर चाइना के कनेक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो राजा बीरेंद्र और भारत चीन संतुलन को हम नहीं भूल सकते। नेपाल के राजा बीरेंद्र की छवि ऐसी मानी जाती थी कि वे भारत और चीन दोनों के साथ संतुलन बनाकर चलने की कोशिश करते थे। नेपाल हमेशा से दोनों बड़े देशों के बीच में बैलेंस बनाता आया है और इसी वजह से कुछ लोगों ने बाद में अंदाजा लगाना शुरू किया कि क्या राजा बीरेंद्र की मौत के बाद नेपाल की दिशा बदल गई है। लेकिन यहां सबसे जरूरी बात आपको ध्यान रखने योग्य यह है साथियों कि आज तक ऐसा कोई पक्का सबूत सामने नहीं आया जिससे इस घटना को हम चीन के ऊपर आरोप लगा सके कि चाइना का इसमें हाथ था। उस समय नेपाल में माओवादी हिंसा भी चल रही थी। साल 2001 में नेपाल पहले से ही माओवादी हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहा था। ऐसे में कई तरह की अफवाहें जो है वो नेपाल में फैल रही थी। कुछ लोगों ने कहा कि अस्थिर नेपाल से बाहरी ताकतों को फायदा हो सकता है, लेकिन किसी बड़ी जांच रिपोर्ट या भरोसेमंद अखबार ने चाइना को सीधे इस मामले में नहीं जोड़ा। ज्यादा चर्चा हमेशा राजशाही बनाम माओवादी संघर्ष पर ही रहा।
बाद में इंटरनेट पे कई प्रकार की थ्योरियाज आई, समय बीतने के साथ इंटरनेट, ब्लॉग्स और यूट्यूब पे तरह तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है वो आने लगी, लेकिन किसी ने इसमें जो है वह चाइना को संलिप्त नहीं पाया। जब हम बात चाइना की करें तो क्या इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में हमें यह भी ध्यान रखना है कि 25 साल के बाद अगर ये फाइल ओपन हो रहा है तो क्या चीन के बाद अगर हम देखें तो क्या भारत का भी इसमें कोई एंगल था? क्या भारत जो है इसमें कहीं जो है वो संलिप्त था? साथियों, किसी ने उस समय कहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें भारत का हाथ है। किसी ने सीआईए का नाम लिया, किसी ने चाइना को लेकर सवाल उठाया, लेकिन सच यह है कि इनमें से किसी की फॉरेन हैंड थ्योरी पर कोई ठोस सबूत नहीं मिले। यानी बातें बहुत हुई लेकिन सबूत बहुत कम मिले, और इसलिए अभी तक जो क्रेडिबल जानकारी आई उसके हिसाब से नेपाल के शाही हत्याकांड में चाइना इन्वॉल्वमेंट का कोई पक्का सबूत तो था ही नहीं। और इंडिया के इन्वॉल्वमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो ज्यादातर अफवाहें और साजिश वाली चर्चाओं के स्तर पर पक्के सबूत नहीं मिले। नेपाल के कुछ लोगों का मानना था कि जैसा कि हमने कहा कि राजा वीरेंद्र जब चाइना के साथ रिश्तों को बैलेंस रखना चाहते थे तो भारत के साथ भी वो रिश्ते को बैलेंस रखना चाहते थे। क्या भारत को ये नेपाल राजा वीरेंद्र की सोच पसंद थी या नहीं थी? लेकिन यहां बात को समझना बहुत जरूरी है। आज तक किसी सरकारी जांच, भरोसेमंद अखबार या पक्के सबूत ने भारत की भूमिका भी साबित नहीं की। लेकिन यहां एक मामला आता है, वो आता है राजकुमार या युवराज दीपेंद्र का मामला। साथियों, युवराज दीपेंद्र की शादी का मामला भारत को कहीं ना कहीं इसमें जोड़ने का एक छोटा सा प्रयास है। इस पूरे मामले में इंडिया कनेक्शन की चर्चा जो है वो दीपेंद्र के शादी वाले मामले से जोड़ी जाती है, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं तो युवराज दीपेंद्र जिससे शादी करना चाहते थे उनका नाम था देवयानी राणा, और देवयानी राणा जो है वो भारत से थी, और कहा यह जाता था कि युवराज दीपेंद्र जो उनसे शादी करना चाहते थे इससे राजघराना जो है वो नाराज था, और यहीं से कुछ तरह की अफवाहें जो उठी। लेकिन ये बातें ज्यादातर चर्चा और अटकलों तक सीमित रहीं, कोई पक्का सबूत सामने नहीं आया। सरकारी जांच ने इस मामले को पारिवारिक तनाव और शादी के विवाद से जोड़कर देखा था। उस समय नेपाल में कुछ जगहों पर भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का भी नाम लिया गया। खासकर एंटी इंडिया सोच रखने वाले कुछ समूहों ने यह अफवाह फैलाया, लेकिन सच यह है कि किसी बड़ी जांच रिपोर्ट, भरोसेमंद अखबार या गंभीर शोध में इसे साबित नहीं किया जा सका। यानी इंडिया एंगल की चर्चा जरूर हुई लेकिन सवाल ज्यादा थे, सबूत बिल्कुल भी नहीं थे, और आज तक कोई ऑफिशियल एविडेंस भारत के इन्वॉल्वमेंट को साबित नहीं कर पाए। तो आखिर नेपाल की शाही हत्याकांड का असली सच क्या है? क्या वाकई युवराज दीपेंद्र ने गुस्से, तनाव और पारिवारिक विवाद में अपने ही परिवार को खत्म कर दिया था, या फिर 25 साल से नेपाल की जनता को पूरी कहानी कभी बताई ही नहीं गई? क्योंकि सवाल आज भी खत्म नहीं हुए। राजमहल जैसी सबसे सुरक्षित जगह में इतना बड़ा हत्याकांड आखिर कैसे हुआ? जांच इतनी जल्दी क्यों खत्म हुई, और क्यों आज भी नेपाल का एक बड़ा हिस्सा सरकारी कहानी पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करता? इन 25 सालों में कई तरह की बातें सामने आई। किसी ने ज्ञानेंद्र एंगल पे सवाल उठाए, किसी ने फॉरेन हैंड की बात की, किसी ने इंडिया एंगल की बात की, तो किसी ने चाइना एंगल की बात की, तो कहीं जियो पॉलिटिक्स तक को जो है जोड़ के देखा गया। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात जो है वो याद रखने के लिए है कि आज तक किसी भी सरकारी जांच या पक्के सबूत ने किसी फॉरेन कंट्री के इन्वॉल्वमेंट को साबित नहीं कर पाया। और अब जब नेपाल सरकार इस फाइल को खोलने की बात कर रही है तो मामला सिर्फ एक पुराने हत्याकांड तक नहीं रह जाता। ये सवाल अब नेपाल की राजनीतिक, राजतंत्र के बहस और जनता के भरोसे से जुड़ा हुआ है। तो क्या इस बार सच सामने आएगा, या फिर नेपाल का सबसे बड़ा रहस्य हमेशा रहस्य ही बना रहेगा? अब आपकी राय क्या है? क्या ऑफिशियल रिपोर्ट सही थी, या आपको लगता है कि इस कहानी में अभी भी बहुत कुछ सामने आना बाकी है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं, और अगर आपको ऐसे ही डीप एनालाइज वाले वीडियोस पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ खबर नहीं बल्कि खबर के पीछे की राजनीति और जियो पॉलिटिक्स को भी जो है वो समझने का प्रयास करते हैं। तो साथियों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।